नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर बात करने वाले हैं। हाँ। ज़ोहरान ममदानी का सफर, कंपाला युगांडा से लेकर न्यूयॉर्क शहर के मेयर बनने तक। हो हाँ, ज़ोहरान ममदानी काफी चर्चा में रहे हैं। बिल्कुल, हमारे पास उनकी कहानी है, उनकी लाइफ और पॉलिटिकल जर्नी के बारे में, और हमारा मकसद बस यही है कि समझें कि ये कैसे हुआ, क्या खास बातें रही उनके सफर में। सोचिए जरा, जन्म कंपाला में, परवरिश क्वींस न्यूयॉर्क में, और फिर दुनिया के शायद सबसे मुश्किल शहरों में से एक न्यूयॉर्क सिटी, उसके मेयर बनना। नहीं, ये वाकई असाधारण है। इस सिर्फ कोई सियासी कहानी नहीं है ना? इसमें सपने हैं, संघर्ष है, और शायद कुछ बदलने की जिद। ये अपने आप में हिस्टोरिक भी है। हाँ। चलिए जरा इसको समझते हैं। बिल्कुल। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है वो है उनके अलग अलग अनुभवों का मेल। जैसे कि देखिए, पिता महमूद ममदानी, जाने माने स्कॉलर, माँ मीरा नायर, बेहतरीन फिल्म मेकर। वाली बात मुझे नहीं पता थी। हाँ, और इन सब के बाद वो जमीन पर उतरे, क्वींस में उन परिवारों के लिए काम किया जिन्हें घर से निकाले जाने का खतरा था। हाउसिंग काउंसलर के तौर पर। एग्जैक्टली। तो ये सारे अलग अलग धागे हैं, मतलब जो मिलकर उस नेता को बनाते हैं जिसे हम आज देख रहे हैं। हाँ, ये वाकई कई दुनियाओं का संगम लगता है। तो शुरुआत फिर वहीं से करते हैं, जन्म से 18 अक्टूबर 1991, कंपाला युगांडा। जी। जैसा आपने कहा, माता पिता जाने माने, माहौल इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक, लेकिन फिर बचपन में ही परिवार न्यूयॉर्क आ गया, क्वींस में सेटल हुए। हाँ, और क्वींस तो अपने आप में एक मिनी वर्ल्ड है। कितनी भाषाएं, कितने कल्चर्स एक साथ। बिल्कुल। तो उनकी कहानी में ये बात आती है कि उन्होंने बहुत जल्दी सीख लिया कि कैसे हर जगह थोड़ा फिट भी होना है और फिर भी थोड़ा अलग भी महसूस करना है। ये इनसाइडर आउटसाइडर वाली फीलिंग। हाँ, वो वाली बात। और शायद ये एहसास दुनिया भर के कई इमिग्रेंट्स या फर्स्ट जनरेशन के लोग समझ सकते हैं। ये उनके नजरिए को बनाने में अहम रहा होगा। और शायद इसी वजह से वो उन लोगों से ज्यादा जुड़ पाए जिन्हें सिस्टम अक्सर अनदेखा कर देता है। हो सकता है, बिल्कुल। खैर, उनकी पढ़ाई पर आते हैं। बडॉइन कॉलेज से अफ्रीकाना स्टडीज। ये सब्जेक्ट तो सीधा पावर, आइडेंटिटी, स्ट्रगल, इन सवालों से जुड़ा है। बिल्कुल। ये सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं थी, ये दुनिया को देखने का एक लेंस था, एक नजरिया। और इसी नजरिए को उन्होंने अपनी कला में भी उतारा। कविता लिखी, रैप किया, यंग कार्डेमॉम के नाम से। तो उनके गाने किस बारे में होते थे? पहचान की तलाश, समाज के मुद्दे, सोशल स्ट्रगल्स, ये सब उनकी बातों में, उनके गानों में झलकता था। ये सिर्फ हॉबी नहीं थी, ये अपनी बात रखने का एक तरीका था, आवाज उठाने का। अच्छा, 2016 में युगांडा में एक गाने पर काम करने वाली बात भी है उनकी कहानी में। ये थोड़ा हटके लगता है। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कहानी कहती है कि ये गाना मुश्किलों के बीच हिम्मत और खुशी, जॉय सेलिब्रेट करने के बारे में था। क्या इसका कोई खास असर पड़ा उन पर? हाँ, ऐसा लगता है। मतलब उस अनुभव ने शायद उन्हें सिखाया कि एक्टिविज्म या बदलाव की लड़ाई में भी एक रिदम हो सकता है, एक संगीत। अच्छा। शायद यहीं से उन्हें ये फील आया कि खड़े होकर बोलना, लोगों के लिए आवाज उठाना, ये भी एक जरूरी काम है, एक तरह की कला भी। सेवा की प्रेरणा यहाँ से और मजबूत हुई होगी। कला और सोशल कॉन्शियसनेस का ये मेल अक्सर लोगों को जमीनी हकीकत से जोड़ता है। बिल्कुल। और उनके केस में भी यही हुआ लगता है। कॉलेज के बाद उन्होंने क्वींस में हाउसिंग काउंसलर का काम शुरू किया। लोग होते हैं जो परिवारों को लीगल सलाह देते हैं, मकान मालिकों से बात करते हैं ताकि वो बेघर ना हो। ये तो बहुत सीधा जमीनी काम है। हाँ, और इस काम ने उन्हें सीधे उन लोगों के बीच पहुंचा दिया जिनकी जिंदगी रोज के संघर्षों से भरी थी। घर घर जाना, लोगों की मुश्किलें सुनना। उनकी कहानी में इस बात पर जोर है कि इस काम ने उनकी आंखें खोली। उन्होंने बहुत करीब से देखा कि सिस्टम कैसे काम करता है और कैसे अक्सर मेहनतकश लोग, खासकर अप्रवासी, उसमें पिस जाते हैं। वो न्यूयॉर्क जो चमक दमक के पीछे है। एग्जैक्टली। तो ये सिर्फ एक जॉब नहीं थी, ये एक तरह की एक ट्रेनिंग थी, जमीनी हकीकत की। और यहीं से पॉलिटिक्स में आने का आइडिया आया होगा। मतलब कोई अचानक फैसला नहीं। बिल्कुल, ये तजुर्बों से निकला हुआ कदम लगता है। जब आप रोज देखते हैं कि लोग बेसिक चीजों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, पॉलिसीज उनके खिलाफ हैं, तो बदलाव की इच्छा तो जोर पकड़ेगी। सही बात है। उनकी पॉलिटिकल जर्नी की जड़ें इन्हीं अनुभवों में हैं, ऐसा उनकी कहानी बताती है। फिर आया 2019, एक बड़ा मूव, न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली, यानी राज्य की विधानसभा का चुनाव लड़ने का फैसला। हाँ। और वो भी किसके खिलाफ? एक ऐसे नेता के जो 5 बार से जीतते आ रहे थे। ये तो सीधी टक्कर थी। आसान तो बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल नहीं। और उनका अंदाज भी मतलब किसी प्रोफेशनल पॉलिटिशियन वाला नहीं था। अच्छा। वो खुद को एक पड़ोसी, एक बेटा, इंसाफ में यकीन रखने वाले की तरह पेश कर रहे थे। उनका पूरा कैंपेन लोगों पर फोकस था, पावर पर नहीं। ये बात नोट करने वाली है, यानी पूरा ग्रास रूट्स कैंपेन। हाँ, एकदम जमीनी स्तर का। वॉलंटियर्स का सड़कों पर उतरना, एस्टोरिया में घर घर जाकर लोगों से बात करना। ये दिखाता है कि उनका तरीका शुरू से ही लोगों से कनेक्ट करने का था। बिल्कुल। और नतीजा? 2020 में सब मुश्किलों के बावजूद वो जीत गए। हाँ, जीत गए। और ये सिर्फ ज़ोहरान ममदानी की जीत नहीं थी। आप कैसे देखते हैं इसे? कहानी इसे उन आम लोगों के आंदोलन की जीत बताती है जो सिस्टम में बदलाव चाहते थे। ये इस बात का सबूत था कि अगर लोग साथ आएं, ऑर्गेनाइज हों, तो पुरानी ताकतों को भी चुनौती दी जा सकती है। तो असेंबली मेंबर बनने के बाद उन्होंने किन की आवाज उठाई, किन मुद्दों पर फोकस किया? उनकी कहानी बताती है कि वो किराएदार, अप्रवासी, मजदूर वर्ग, इनके हक में खड़े हुए। उन्हीं मुद्दों पर जिन पर वो पहले काम कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल। सस्ता या मुफ्त किराया, बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेंटर्स के राइट्स, ये सब उनके पुराने अनुभवों से सीधे जुड़े थे। उनका वो बयान भी है, राजनीति सत्ता के बारे में नहीं है, ये उद्देश्य के बारे में है। हाँ, पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट पावर, इट्स अबाउट पर्पस। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं लगती, उनके काम में, उनके मुद्दों में ये सोच दिखती है। उनके लिए पॉलिटिक्स एक मिशन थी, सिर्फ कुर्सी नहीं। ये उनके सफर को एक कॉन्टेक्स्ट देता है। और फिर वो लम्हा आया जिसने सबको चौंका दिया, 2025 में न्यूयॉर्क शहर के मेयर का चुनाव लड़ना और जीतना। हाँ, वो तो बिल्कुल अनअपेक्षित था।
सारे अनुमानों के खिलाफ। वाकई ऐतिहासिक। कई मायनों में ऐतिहासिक। न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम मेयर, पहले साउथ एशियन ओरिजिन के मेयर, और पहले अफ्रीकन बॉर्न मेयर भी। शहर की जो डाइवर्सिटी है उसका इतना क्लियर रिप्रेजेंटेशन शायद पहले कभी नहीं दिखा। बिल्कुल। और जीत के बाद उनका भाषण, उसमें भी बहुत कुछ था। हाँ, कहानी उनके भाषण का एक हिस्सा बताती है। ये जीत हर उस न्यूयॉर्कर की है जिसे कभी कहा गया था कि वे यहाँ के नहीं है। This win belongs to every New Yorker who's ever been told they don't belong. ये लाइन सीधी कनेक्ट करती है। शायद ये वही एहसास है जो उन्होंने खुद क्वींस में महसूस किया होगा और जिसे शहर के लाखों लोग महसूस करते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ एक इंक्लूसिव मैसेज नहीं है, ये उनकी पॉलिटिक्स का कोर भी है। वो उन लोगों को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं जिन्हें सिस्टम अक्सर साइडलाइन कर देता है। ये उनके पर्पस वाले बयान से जुड़ता है। एग्जैक्टली। तो आज जोहरान ममदानी सिर्फ एक मेयर नहीं है, वो एक सिंबल बन गए हैं। हाँ। इस बात का कि अगर इरादा पक्का हो, दिल में हमदर्दी हो, तो क्या कुछ मुमकिन है। कंपाला से क्वींस, फिर एक्टिविज्म और सीधे सिटी हॉल। ये कहानी हिम्मत, कंपैशन और एक बेहतर कल में यकीन की कहानी लगती है। और ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि लीडरशिप कोई विरासत में नहीं मिलती। हाँ। इसे सेवा करके कमाना पड़ता है। ये उस पारंपरिक राजनीति से अलग है जहां अक्सर फैमिलीज का दबदबा होता है। यहाँ जोर जमीनी काम और लोगों की सर्विस पर है। ये एक अहम फर्क है। वो शहर के लोगों की आवाज है, उन्हीं में से एक बनकर। कहानी में एक जगह उन्हें ऐसे डिस्क्राइब किया गया है जिसने अपनी जड़ों को क्रांति में बदला और अपने सपनों को बदलाव में। रूट्स इनटू रेवोल्यूशन एंड हिज ड्रीम्स इनटू चेंज। सुनने में थोड़ा पोएटिक लगता है, लेकिन शायद उनकी यात्रा का सार यही है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे आपकी अपनी आइडेंटिटी, आपकी हिस्ट्री, आपका बैकग्राउंड, यह सब मिलकर पॉलिटिकल एक्शन और सोशल चेंज की एक पावरफुल वजह बन सकते हैं। न्यूयॉर्क जैसे शहर के लिए यह वाकई एक नए चैप्टर की शुरुआत हो सकती है। तो हमने जोहरान ममदानी के कंपाला से न्यूयॉर्क सिटी हॉल तक के इस अनोखे सफर को समझने की कोशिश की। उनकी मल्टीकल्चरल परवरिश, आर्ट के जरिए अपनी बात कहना, ग्रासरूट एक्टिविज्म और फिर ये हिस्टोरिक मेयर पद। ये कहानी बताती है कि लगन और सेवा का जज्बा हो तो क्या हासिल हो सकता है। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पर्सपेक्टिव से देखें, हाँ, तो ये यात्रा दिखाती है कि कैसे किसी के पर्सनल अनुभव, चाहे वो इमिग्रेंट होने का हो या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के साथ काम करने का, उसकी राजनीतिक सोच और प्रायोरिटीज को कितनी गहराई से शेप दे सकते हैं। सही बात है। उनका चुना जाना न्यूयॉर्क जैसे डाइवर्स शहर में रिप्रेजेंटेशन के क्या मायने हैं, इसे भी हाईलाइट करता है। और ये एक इंटरेस्टिंग मिसाल है कि कैसे एक्टिविज्म और फॉर्मल पॉलिटिक्स साथ साथ चल सकते हैं, एक दूसरे को ताकत दे सकते हैं। ये सफर वाकई सोचने पर मजबूर करता है। जोहरान ममदानी जैसे यूनिक बैकग्राउंड वाले नेता का न्यूयॉर्क जैसे शहर को लीड करना उस शहर के गवर्नेंस और फ्यूचर के लिए क्या मायने रखेगा। ये बड़ा सवाल है। और क्या उनकी कहानी अलग अलग बैकग्राउंड के और लोगों को पब्लिक सर्विस में आने के लिए, अपनी आवाज उठाने के लिए इंस्पायर कर सकती है। बिल्कुल, ये उम्मीद तो है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद आने वाला वक्त ही जवाब देगा।